गुड मॉर्निंग। यूनिट 6 थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर पे आते हैं। थर्मोडायनामिक्स इसकी डेफिनेशन यदि हमें देना है तो हम बता सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की जब हम स्टडी करते हैं तो उस साइंस की ब्रांच को हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, इसीलिए साइंस के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं। उन टर्म्स में पहली टर्म आती है सिस्टम। सिस्टम से मीनिंग पूरे यूनिवर्स का वो पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं, उस पार्ट को हम बोलेंगे सिस्टम। कोई भी पार्ट हो सकता है। कोई भी पार्ट होने से मीनिंग हम एक बीकर ले सकते हैं, ये हमारा सिस्टम हो सकता है। हम कोई ड्रॉप ले सकते हैं, ये हमारा सिस्टम हो सकता है। हम सन को भी एक सिस्टम बना सकते हैं। इन्हें सिस्टम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो जिस पार्ट की हम स्टडी करना चाहते हैं, यूनिवर्स के जिस पार्ट में हम थर्मोडायनामिक्स का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। एंड सिस्टम के बाद फिर आते हैं नेक्स्ट सराउंडिंग्स पर, कि सराउंडिंग्स क्या होनी चाहिए। तो सिस्टम को यदि हम छोड़ दें, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। जैसे मान लीजिए इस ड्रॉप को यदि हम छोड़ दें यहाँ पर और उसको छोड़ के जो रेस्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं, कहाँ तक? पूरे के पूरे यूनिवर्स तक का, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। एक है सिस्टम और दूसरा उसकी सराउंडिंग्स है। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इक्वल्स टू यूनिवर्स, ये हमारा होता है। अब आते हैं थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम आपने देखा है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली इसमें हम 3 टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप के हमारे सिस्टम्स हैं। एंड ओपन सिस्टम में क्या होगा, पहले उसको कंफर्म करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कप है और इसमें हमने हॉट टी फिल कर दी है, गर्म चाय। और यदि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे चाय गर्म है तो इनिशियल टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, बट आफ्टर हाफ आवर यदि हम टेम्परेचर चेक करें तो रूम टेम्परेचर के नियरर आ जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है इसका फॉल हुआ है, यानी जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज हुआ है। कहाँ से कहाँ? मतलब ये जो हमारे पास सिस्टम है, चाय का कप जो है, यहाँ से एनर्जी कहाँ गई है? सराउंडिंग्स में गई है। मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी का एक्सचेंज ये हो रहा है। साथ ही साथ मैटर का भी एक्सचेंज होता है इसमें। मैटर से मतलब जो टी की वेपर्स हैं, ये वेपर्स क्या होती हैं? एटमॉस्फेयर में आती है, मतलब सराउंडिंग्स में आती है। तो मैटर का भी क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एनर्जी का भी क्या होगा? एक्सचेंज होगा। जब दोनों चीजों का एक्सचेंज होता है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में चले तो क्लोज सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि एक कप ऑफ हॉट टी हमने ली है और उसमें हमने एक प्लेट को कवर कर दिया है। इसका भी टेम्परेचर मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हाफ आवर में ठंडी ना होकर ये 45 मिनट्स में ठंडी होगी, वह ठंडी जरूर होगी। और जब वो ठंडी होगी तो उसका भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के नियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। बट क्या मैटर का एक्सचेंज हुआ? मैटर का एक्सचेंज होने से मतलब क्या कोई भी टी पार्टिकल यहाँ से सराउंडिंग में आया? नहीं आया, क्योंकि सारे टी पार्टिकल कहाँ पे आ गए? इस प्लेट के पास आ गए और वहीं पे डिपॉजिट हो गए। तो सारे टी पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर ही हैं। इसका मीनिंग ये है कि मैटर का इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लोज सिस्टम में होती है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? मान लीजिए कि हमने एक थर्मस फ्लास्क लिया है और उस थर्मस फ्लास्क में हमने हॉट टी को फिल कर दिया है। यहाँ पर भी हमारे पास हॉट टी है। अब यहाँ देखें इसको, अभी जो हॉट टी हमने इसके अंदर फिल की है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस।
यदि हम 2 आवर्स के बाद भी देखेंगे तो टेम्परेचर 80 डिग्री ही रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एनर्जी का इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या इसमें कोई टी का पार्टिकल बाहर जा रहा है? नहीं, क्योंकि थर्मस पूरी तरह से पैक है, तो मैटर का भी एक्सचेंज इसमें नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। बट ध्यान रखेंगे ये जो थर्मस फ्लास्क है इसमें 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी उतने ही टाइम तक हमारी जो हॉट टी है वो गर्म रहेगी। यदि मान लीजिए हमने 4 दिन तक इसको भर के रख दिया है तो वो गर्म नहीं रहेगी, उसकी भी एक कैपेसिटी, वो अपने आप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। बट 2 to 6 आवर्स तक के लिए यदि हम हॉट टी देखें तो वो हॉट ही रहेगी। इसका मीनिंग कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हुआ है। आइसोलेटेड में क्लोज में चले तो एनर्जी का एक्सचेंज है बट मैटर का नहीं है। ओपन में चले तो मैटर और एनर्जी दोनों का ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस टाइप से ये हमारी टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ये हमारी थर्ड टर्म थी। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म पर आ जाए। फोर्थ टर्म है स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस, इनको हम स्टेट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। अब स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है उस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके इनिशियल एंड फाइनल बोथ स्टेट्स पर डिपेंड करती है। इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही स्टेट्स पर डिपेंड करती है, तो उन टाइप की प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल कोई हम एग्जांपल ले लें, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मान लीजिए कोई हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है T1 और उसी सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर है T2। तो ये जो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है। सिमिलरली प्रेशर भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और कुछ नई प्रॉपर्टीज लाइक इंटरनल एनर्जी, ये अभी आगे हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। ठीक वैसे एंथैल्पी, ये भी हमारा स्टेट फंक्शन है। तो ये और भी नई नई टर्म्स हैं जो स्टेट फंक्शंस होती हैं। और स्टेट फंक्शन के लिए विशेष ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। पाथ कैसा हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि सिस्टम चेंज होता है तो वो पाथ क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करती है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पाथ फंक्शन पर। पाथ फंक्शन से मीनिंग क्या है? नेम से क्लियर है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो पाथ पर डिपेंड करती है उन्हें हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है जो पाथ पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लाइक वर्क, हीट एक्सेट्रा। ये जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, ये पाथ पर डिपेंड करती है। अब कैसे पाथ पर डिपेंड कर रही है? मान लीजिए हमने कोई एक रॉड ली है, स्टील रॉड ले ली हमने। ये हमारी थिन रॉड है और 10 सेंटीमीटर की रॉड है। एक और हमने रॉड ली है, थोड़ी थिक रॉड है, वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर की ही है। सेम मेटल की रॉड है, स्टील ही है, उसी की हमने रॉड ले ली। अब हमने क्या करना है, दोनों को ही हीट करना है। मान लीजिए हमने इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को हीट किया है और यहां से हम पकड़ के रखना है इसको इस एंड से। तो हीट का फ्लो बताइए किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो अपने आप समझ में आ रहा है कि इसमें हीट का फ्लो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाथ छोटा है, शॉर्टर पाथ है। शॉर्टर पाथ है तो हीट का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब हीट किस पर डिपेंड कर रही है? पाथ पर डिपेंड कर रही है। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लगेगा हीट को फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि जो पाथ है वो कैसा है, ब्रॉड है, टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब ये पार्ट पहले हॉट होगा, फिर ये होगा और उसके बाद ही हीट यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक वैसे ही हमारा वर्क भी होता है। तो वर्क जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से जाना है, किस पाथ से जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी हमारी पाथ फंक्शंस। द नेक्स्ट टर्म नंबर 6, स्टेट
ऑफ द सिस्टम, कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम एक तरह की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, और वो कंडीशन ऑफ द सिस्टम है जिसमें उसकी जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस कंडीशन ऑफ सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 बार है, वॉल्यूम 100 ml है। तो ये इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो गई, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, फिक्स हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम इस एक पर्टिकुलर स्टेट में है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब मान लीजिए हमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ले गए, प्रेशर हमारा 1 बार ही है, वॉल्यूम हमारा 100 ml ही है, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया। तो ये भी हमारी बनेगी स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये भी स्टेट ऑफ सिस्टम है और ये भी स्टेट ऑफ सिस्टम है, पर ये चेंज हो गई, ये वन स्टेट से अदर स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक वैसे ही फिर ये और टेम्परेचर चेंज किया आपने 75 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार ही है, वॉल्यूम 100 ml ही है, तो ये फिर दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में चेंज हो गई। मतलब ये धीरे धीरे चेंज होते जा रही, फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसी बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप से स्टेट में चेंज होने को हम बोलते हैं प्रोसेस। एंड ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यही होती है हमारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो ये हमारी 7 टर्म है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ सिस्टम का एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट होना, फिर इससे कोई और स्टेट में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस चलती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी होने से मीनिंग, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, फिर नंबर 3 आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर नंबर 4 साइक्लिक प्रोसेस, फिर नंबर 5 एडियाबेटिक प्रोसेस, नंबर 6 रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड नंबर 7 irreversible process। ये हमारे पास डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। थोड़ा सा इसका आइडिया ले लें कि कौन सी प्रोसेस कैसी होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस से मीनिंग है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें थ्रू आउट द सिस्टम, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मिलेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में चले तो प्रेशर कांस्टेंट मिलता है थ्रू आउट द सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट मिलता है थ्रू आउट द प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिस्टम स्टार्ट होता है और वापस घूम फिर कर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस से मतलब है यदि मान लीजिए हमने प्रोसेस को किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाया तो हम उसको वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको हम बैक नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने
वाटर का फॉल किया है तो वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब नीचे गिरा हुआ वाटर वापस ऊपर आ नहीं सकता, तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो ये थी हमारी कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। फिर द नेक्स्ट टर्म पे चले। नेक्स्ट टर्म नंबर 8, हीट। इसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। एंड जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं हीट। एंड इट इज डिनोटेड बाय Q, इसे हम Q से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है और ये बाहर हमारा ये सराउंडिंग है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम को आ सकती है या सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा सकती है। यदि मान लीजिए सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है तो उसे हम प्लस Q लिखते हैं, मतलब वो पॉजिटिव Q में शो किया जाएगा। और यदि सिस्टम से हीट सराउंडिंग्स में जाएगी तो उसे हम माइनस Q से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है और इस केस में सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी, बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव। माइनस का मतलब है रिड्यूस हो रही, कम हो रही। कैसे, यहाँ से कुछ अमाउंट का बाहर निकल जा रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट कम हो रही है, इसलिए हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस Q से डिनोट करेंगे। ये थी हमारा 8 हीट। फिर द 9th वर्क। वर्क इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और वर्क की डेफिनेशन आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यही होता है। एंड वर्क में भी हम थोड़ा एक साइन के बेसिस पे चलें। वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यदि मान लीजिए हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो ऑलवेज वो पॉजिटिव होगा। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, माइनस W से हम उसे डिनोट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो हमेशा कम होगा, माइनस W होगा। और ऑन द सिस्टम यदि हम वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से ये साइन का आपने ध्यान रखना है। द नेक्स्ट लास्ट टर्म नंबर 10, इंटरनल एनर्जी। इस पर आ जाए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी इट इज नोटेड बाय कैपिटल U, इसे हम कैपिटल U से नोट करते हैं। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी का स्टोरेज है, उस स्टोर्ड एनर्जी उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका मीनिंग जो सिस्टम है उसमें भी डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो उन डिफरेंट एनर्जीज का जो सम होगा उसी को बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी। सपोज करें कि मान लीजिए उस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो ये जो तीनों एनर्जी का सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। जरूरी नहीं कि 3 एनर्जी, और भी डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, उन सारी एनर्जीज का जो सम है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन से मतलब ये सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन। सपोज करें कि किसी सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू U2 माइनस U1 होगा। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, so U2 माइनस U1 इक्वल्स टू डेल्टा U। डेल्टा U मीन्स चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, इस टाइप से आप इसे डिनोट करें। तो ये थे हमारे कुछ थर्मोडायनामिक टर्म्स। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं हमारे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला स्टेटमेंट तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, किसी भी सिस्टम में। ये पहला स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वो कांस्टेंट होती है। तभी तो बोला जाता है कि भाई एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। जब क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसलिए एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से शो करेंगे? सपोज मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है। भाई कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर होगी, तो वो U1 है, ये हमने दे दिया। अब हम इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब जब हमने Q अमाउंट ऑफ हीट इसमें सप्लाई की है तो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही, और हीट जब सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है तो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अब जो इसमें टोटल एनर्जी है वो U1 प्लस Q हो गई है। ये Q का साइन प्लस क्यों आया, ये भी हमने देखा था टर्म्स में, क्योंकि सराउंडिंग से हीट कहाँ जा रही है? सिस्टम में जा रही है, तो पॉजिटिव है। अब मान लीजिए हमने इसमें W वर्क किया है सिस्टम पर, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब प्लस W। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? U1 प्लस Q प्लस W। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है? फाइनल इंटरनल एनर्जी के, इट मींस U2 के। U2 माइनस U1 करें तो क्या मिलेगा हमें? Q प्लस W, और U2 माइनस U1 को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा U। सो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिला किसके लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। थैंक यू।